गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे चैनल साइंटिफिक क्लास में स्वागत है। आज 11th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सेट वाइज हम बना के लेके आएंगे वीडियो। चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट क्या होता है दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट चाहिए। उस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को क्या बोलेंगे? यूनिट। अब यूनिट को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को बोलते हैं यूनिट। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट किसको बोलते हैं? जो सब कोई फॉलो करे, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। साथ ही साथ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कब होगा? जब वो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड कब होता है? जब इनवेरिएबल होगा। जब वेल डिफाइंड है तो इनवेरिएबल होगा। उसके बाद सुटेबल साइज होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए यहाँ इस वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इनवेरिएबल, वेल डिफाइंड, सुटेबल साइज, इजिली अवेलेबल, ये एक यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ पे आप लोग एक पढ़े होंगे एफ बराबर जी m1 m2 बाई क्या पढ़े हैं? आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है, तो हमें जी चाहिए ना, तो ये एफ इंटू आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? m1 m2 भाई क्या हो जाएगा? जी। हमें जी का चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2 और आर का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? एल स्क्वायर। और यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या होता है? मास कितना है? 2 बार है, तो मास का डायमेंशन एम स्क्वायर। एम ऊपर चले जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दे, तो एम ऊपर चले जाएगा तो एम यहाँ पे 1 है, ये 2 ऊपर जाके घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? m-1। एल यहाँ पे 1 है, एल यहाँ पे 2 है, 1 का 2 कितना हो जाएगा? 3, और टी यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ -2, तो यहाँ पे -2। तो इस जो सेकंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन आएगा m-1 L3T-2, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन मैच कर रहा है सी नंबर में, m-1 L3T-2, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। किसका डायमेंशन सेम होता है? ध्यान दें दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंपल्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है। कैसे? इंपल्स को बोला जाता है फोर्स इंटू टाइम को। इंपल्स किसको बोला जाएगा? फोर्स इंटू टाइम को। फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? ma। और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी बाय टाइम इंटू टाइम। टाइम और टाइम कैंसिल होगा तो m इंटू आएगा v, और m इंटू मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो इंपल्स और मोमेंटम का डायमेंशन मैच करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि टाइम का कौन सा यूनिट नहीं हो सकता है? तो सेकंड तो होता है, मिली सेकंड भी होता है, ईयर होता है, लाइट ईयर नहीं होगा। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। आगे चलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का यूनिट होता है, ध्यान दें दोस्तों, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है यूनिट? न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर। तो किसका यूनिट हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। पूछ रहा वेलोसिटी और टाइम का कर्व क्या देगा। आ रखे दोस्तों, वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी बटा टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी, और जब भी बटा में रहे, जब बाय रहे तो हमेशा स्लोप पूछा जाएगा, जब भी मल्टीप्लाई रहेगा तो हमेशा एरिया में पूछा जाएगा। तो वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। तो 6 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। 7वां आता है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, कितना वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये निकालने बोल रहा है कि एच को निकालने बोल रहा है या तो एस को निकालने बोल रहा है, और यहाँ पूछा फर्स्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो टी बराबर 2 सेकंड दिया हुआ है। जी का वैल्यू यहाँ पे यूज करने बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, आपने इक्वेशन पढ़ा होगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसी को फॉलो करते हुए, जब भी ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, लेकिन जब वर्टिकली ऊपर जाएगा तो एस के स्थान पे क्या लिखना होगा? एच को लिखना होगा। तो यहाँ पे एच, यहाँ पे यू, टी, हाफ। अब ध्यान दे दोस्तों, बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है तो जी नीचे की तरफ क्या लगता है? हमेशा नीचे। बॉल ऊपर जा रहा है, जी नीचे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा -g, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। तो एच बराबर यू टी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एच का वैल्यू कुछ नहीं, एच का वैल्यू ही निकाला है। यहाँ पे ध्यान दे, यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2, और माइनस हाफ, जी का वैल्यू 10, और टी का वैल्यू 2 का स्क्वायर। 1 2 से 2 कैंसल, 20 गुना 40 माइनस 10 गुना कितना हो जाएगा? 20। 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 20 मीटर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7 का ये हो जाएगा 20 मीटर। आता है एक्सेलरेशन कौन सा टाइप का क्वांटिटी है?
तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। बोला कि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो आप डिस्टेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो स्टार्टिंग आप देखिए दोस्तों, इसका दो केस समझिए। अगर स्टार्टिंग में मान लेते कोई बॉडी स्टार्ट नहीं किया है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कुछ भी दूरी कवर नहीं किया, कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है तो स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट 0 तो डिस्टेंस भी 0। अगर समझे, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? मान लेते ए से बी गया और बी से वापस ए आया। इनिशियल जहां से स्टार्ट किया वहीं पे गया और फिर वहीं पे आके रुक गया, मतलब जहां पे स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया। उस समय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होगा वो होगा 0, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा डबल। डिस्टेंस क्या होगा? डबल। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टार्ट नहीं किया होगा उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन जहां से स्टार्ट किया होगा और वापस वहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इट मे और मे नॉट बी 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? टू कार ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along same straight line in same direction? ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि दो कार है, कार A है और कार B है। कार A का वेलोसिटी दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, कार B का वेलोसिटी दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दें दोस्तों, बोला क्वेश्चन कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन में मूव करे। जब भी दो कार सेम डायरेक्शन में मूव करे तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा घट जाएगा। सेम डायरेक्शन रहेगा तो घट जाएगा, सेम दिशा में जाएगा तो घट जाएगा, लेकिन अपोजिट दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो यहां पे दिया हुआ है सेम डायरेक्शन में, 100 में से 60 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 100 माइनस 60 करेंगे तो आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का तो हो जाएगा ए। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने बोला था, सेम डायरेक्शन रहेगा तो घटेगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा तो जुड़ जाएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट है, जब भी रेट का बात करें तो हमेशा टाइम से डिवाइड किया जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। बोल रहा है कि मास का क्या एनालॉजी होगा रोटेशनल मोशन में? लीनियर मोशन में मास होता है, उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन में मास के बदले यूज किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम से मास, एम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास लीनियर मोशन के लिए तो रोटेशनल मोशन के लिए सेम काम कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा क्वांटिटी है? तो टेंसर क्वांटिटी है। तो आप देखिए आगे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा क्वांटिटी है? टेंसर। मास का एनालॉजी क्या हो जाएगा रोटेशनल मोशन में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दें, 2 बुलेट आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस। यहाँ पे प्लेस के स्थान पे हाइट भी होता है। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। क्वेश्चन कर रहा है कि दो बुलेट है, दो बुलेट को फायर किया गया है। बुलेट फायर का जो स्पीड होगा दोनों का अलग अलग है और एक ही जगह पे फायर किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा बुलेट ग्राउंड को पहले हिट करेगा। तो ध्यान दें दोस्तों, जो ग्राउंड को हिट करेगा दोनों बुलेट एक साथ ही हिट करेगा, क्योंकि बुलेट के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। का जो 30 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी। 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है? सी। बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम। तो ध्यान दे दोस्तों, परपेंडिकुलर वेक्टर किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर में ध्यान दे, जब भी कोई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो ये क्रॉस बी का हमेशा होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। यहाँ पे जो एक यूनिट वेक्टर आता है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कौन सा में आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे नहीं करेगा, एंगुलर वेलोसिटी पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, डिपेंड नहीं करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 का नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन योर बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि फोर्स एक बल दिया हुआ 5 न्यूटन का बॉडी पे लग रहा है, जिसका मास बॉडी का कितना दिया 1 kg, तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, हम लोग पढ़े न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से एफ बराबर क्या पढ़े, एम ए। हमें चाहिए ए का वैल्यू, तो ए बराबर क्या हो जाएगा एफ बाय एम। एफ का वैल्यू कितना दिया है जी 5 न्यूटन, और मास कितना दिया हुआ है 1 kg। तो इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर का ए हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, खुद से एडजस्ट हो जाए। अब ध्यान दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी हमेशा रुका हुआ रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, फोर्स लगाएंगे फिर भी बॉडी मूव ना करे, तो इस समय जो फोर्स होगा खुद ब खुद एडजस्ट होगा। इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा 21 का स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या कर रहा है, व्हेन ये टॉर्क एक्टिंग ऑन ये सिस्टम इज 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। मतलब बोल रहा है कोई सिस्टम का टॉर्क को 0 कर देते हैं तो कौन सा चेंज नहीं आएगा। ध्यान दे दोस्तों, 22 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कभी नहीं चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। कैसे, सुने ध्यान से। एक रिलेशन पढ़े टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का, टॉर्क बराबर होता है dl बाय dt, dl बाय dt। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है टॉर्क क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। टॉर्क कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ 0 बैठा देंगे तो dl बटा क्या जाएगा dt इक्वल टू 0। dt को यहाँ भेजेंगे तो क्या जाएगा dl इक्वल टू क्या जाएगा, dl इक्वल टू आ जाएगा 0। मतलब यहाँ से जो आएगा l क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन का 22 का आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 क्वेश्चन कर रहा है, ये हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट ए 40 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.02 सेकंड, द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर इज। बोल रहा है कि एक हैमर है, नेल मतलब कांटी हो गया, कांटी पे हैमर का जो मास दिया हुआ है 300 ग्राम, और ये मूविंग कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और नेल को ठोक रहा है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट टाइम जिसके लिए कितना 0.02 सेकंड ले रहा है। तो फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, नेल हैमर पे कितना फोर्स लगा रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मास दिया हैमर का कितना दिया 300 ग्राम, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 बटे कितना केजी हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 केजी। यहाँ पे यू दिया हुआ है, टी कितना 0.2 सेकंड, और यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी v का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब निकालने बोला फोर्स, तो फोर्स का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, एफ बराबर क्या होता है एम ये होता है, और ए का एक्सप्रेशन आप लोग जानते होंगे, अगर याद होगा तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो ए के बारे में क्या लिख सकते हैं, इधर इसको भेजेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। तो ए के स्थान पे यहाँ बैठाना है तो m हो जाएगा, इधर बैठेगा v माइनस यू बटा टी। मास का कितना वैल्यू दिया हुआ है 0.3, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, u का वैल्यू कितना दिया है 40, और t का वैल्यू कितना दिया है 0.02 सेकेंड। सोल्यूशन इसको जब करेंगे तो 0.3 इंटू माइनस 40 बाई यहाँ बचेगा 0.02 सेकेंड। पॉइंट हटाएंगे ऊपर में चले जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे चले जाएगा 10। अब ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 40 बचे 200, 200 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, माइनस 600 न्यूटन। अब ध्यान से दोस्तों, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी में अगर फोर्स लगाता है तो फोर्स कैसा लगाता है, दोनों इक्वल फोर्स लगाता है, और उल्टा डायरेक्शन होने के कारण माइनस। अगर हैमर नेल पे माइनस 600 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, हैमर नेल पे माइनस 600 न्यूटन लगा रहा है, तो नेल हैमर पे कितना लगेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना 600 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 600 न्यूटन, क्योंकि हैमर नेल पे जब फोर्स लगाएगा तो माइनस 600, लेकिन उल्टा डायरेक्शन होने के कारण, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है इक्वल फोर्स लगता है, इसलिए 600 न्यूटन से कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन की क्या हो जाएगा ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 में, ये बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम योर गन ऑफ मास 8 kg विद वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। तो ध्यान दें दोस्तों, रिकॉल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, जब गोली बंदूक से छूटता है तो गोली आगे जाता है तो बंदूक क्या आता है पीछे आता है, तो बंदूक जिस वेलोसिटी से पीछे आता है उसको बोला जाता है रिकॉल वेलोसिटी। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे इस जब केस में आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दे हमेशा रखे जो बंदूक का मोमेंटम होगा गन के मोमेंटम के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं मोमेंटम हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है। तो बंदूक का जो मोमेंटम होगा समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से, जो m1 होगा v1 होगा, ये बंदूक का मोमेंटम है, और इसको मान लेते हैं गन का मोमेंटम m2 v2। ध्यान दो तो, और रिकॉल वेलोसिटी उल्टा होने के कारण क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पे हमें चाहिए v2 का रिकॉल वेलोसिटी निकालने बोल रहा है v2, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दें m1 v1 बटे कितना हो जाएगा m2, यहाँ पे माइनस m1 का वैल्यू कितना दिया 40 ग्राम, तो 40 ग्राम लिख लिया इसको,
ग्राम में है, इंटू V1 कितना दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकंड, तो 800 मीटर पर सेकंड। इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ग्राम हट जाएगा। और नीचे M2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 kg, तो यहाँ पे लिख दिए 8 kg और माइनस लगा तो माइनस लगा दिए। यहाँ पे ध्यान दें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 और केजी से केजी कैंसिल यहाँ हो जाएगा, केजी हो गया केजी कैंसिल कैंसिल 32 8 और माइनस यहाँ पे ध्यान दें 8 चौका 32, तो कितना आ जाएगा -4 और वेलोसिटी का यूनिट सबको पता है मीटर पर सेकंड। तो -4 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन में है, तो 24 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 बोल रहा है फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी। तो यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, दो बॉडी दिया है, मान लेते हैं एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी दिया हुआ है। पहले बॉडी का जो मास दिया हुआ है उसका 3 kg है और दूसरे बॉडी का जो मास दिया हुआ है उसको मान लेते हैं M2 4 kg। ध्यान दें दोस्तों, पहले बॉडी का जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है A1 वो दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे बॉडी का जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा कि किसका फोर्स ज्यादा होगा, किसको रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, तो आप लोग जानते होंगे फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया हुआ है 3 और यहाँ पे कितना दिया एक्सेलरेशन 5, तो कितना दिया 15 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दे इस वाले बी बॉडी के लिए तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं 4 इंटू कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 60 न्यूटन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 60 न्यूटन बी बॉडी वाला ज्यादा है इसके कंपेयर में, ए बॉडी के कंपेयर में। तो यहाँ पे ध्यान दे 60 न्यूटन किसका मास है ग्रेटर, ये 4 kg मास जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसको फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगा ग्रेटर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 25 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको ज्यादा फोर्स की जरूरत है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 क्वेश्चन बोल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन बोल रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन तो सिंपल है, F3 बराबर क्या हो जाएगा mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा mv²/r। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब आते हैं 27 में। 27 क्या कर रहा है, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, मोमेंटम दोनों का क्या सेम दिया है। मास ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दें यहाँ पे एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ p² क्या लिखा हुआ है 2m। अब ध्यान दें p² यहाँ पे मोमेंटम दोनों का क्या दिया हुआ है सेम दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करेगा मास पे, और कैसा हो जाएगा 1/m। तो ध्यान दें दोस्तों, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिस बॉडी का इस रिलेशन से मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कम होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा है मास ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मतलब मास ए का ये बॉडी का मास क्या है कम है, किसके कंपेयर में बी बॉडी के मास के कंपेयर में। जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा। तो मास ए कम है किसके कंपेयर बी में, तो मास ए का जिसका मास कम है काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा ज्यादा होगा ना, तो ए का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा किसके कंपेयर में बी के कंपेयर में। तो काइनेटिक एनर्जी ए का ज्यादा होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट ए का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 बोल रहा है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 में। व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ये मास, कितना दिया हुआ है 100 kg, हाइट कितना दिया 50 मीटर और उसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है 50 सेकंड। तो यहाँ ध्यान दे पावर निकालने बोला है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा एनर्जी बटा टाइम, और यहाँ पे हाइट दिया है कौन सा एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mgh बटा क्या होगा t। मास कितना दिया दोस्तों, मास दिया हुआ है यहाँ पे 100 kg और g का वैल्यू जब तक कुछ ना लिखा जाए तब तक 9.8 लेना है। हाइट कितना दिया 50 मीटर और टाइम का वैल्यू दिया 50, तो 50 से 50 कैंसल और 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो इधर आ जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा 980 वाट। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 29 का ये हो जाएगा। पावर कितना रिक्वायर्ड होगा 980 वाट। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रोड, रोड का निकालना जिसका मास कितना दिया हुआ है दोस्तों m दिया हुआ है और लेंथ कितना दिया l, और ये इसका एक्सिस जो पास कर रहा है किसे पास कर रहा है परपेंडिकुलर से पास कर रहा है, तो रोड का मिड पॉइंट होना चाहिए। ध्यान दो इस प्रकार से है, इस रोड का मास m है, इसका लेंथ कितना दिया l, और जो पास कर रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो निकालने चाहिए परपेंडिकुलर इसके बीचों बीच पास कर रहा था। 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ml² क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। ये 20 से पास कर रहा था, तब कभी कभी साइड से भी पूछता है, तो उसका अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। 30 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ml²/12। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक क्वेश्चन को लिखना फिर मिटाना फिर क्वेश्चन को लिखना मिटाना बहुत दिक्कत वाली है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए न्यू वीडियो ला सके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग
परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन। कहने का मतलब है, ध्यान दें इधर, फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बल का वैल्यू दिया हुआ है 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा डायरेक्शन में हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एफ डॉट एस, डॉट को हटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 0, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 0 जूल। जब याद रखिए दोस्तों, जब परपेंडिकुलर होगा हमेशा वर्क डन कितना आएगा, 0। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 क्वेश्चन कर रहा है, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब वर्क किस पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क का फॉर्मूला आप लोग सब जानते होंगे, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट में, और एंगल पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड यहाँ पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए क्वेश्चन 32 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डज नॉट डिपेंड पूछा था, तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब आता है आगे, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल द चेंज इन। ये क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, जो टोटल वर्क डन होगा और फोर्सेस के द्वारा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे चेंज इन पूछा, किसके बराबर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी। तो 33 क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 34, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। पूछा कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो हमेशा रखें दोस्तों, बॉडी का जो सेंटर मास होगा या तो इनसाइड में भी होगा, आउटसाइड में होगा, तो मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, द टॉर्क ऑफ ए फोर्स -3i + j + 5k एक्टिंग एट द पॉइंट r इक्वल टू 7i + 3j + k इज। तो याद रखिए दोस्तों, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स और r का क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ ध्यान दें, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे i, फिर j, फिर k। अब फोर्स वाला दिया हुआ यहाँ पे, तो i के पीछे कितना दिया, -3, तो -3, j के पीछे कितना 1, k के पीछे कितना 5, यहाँ पे r के पीछे, r वाला में i के पीछे कितना 7, j के पीछे 3, k के पीछे कितना दिया 1। पहले लिखना i, फिर लिखना है j, फिर लिखना है k। अब यहाँ ध्यान दे, प्लस फिर माइनस फिर क्या होगा प्लस। i में ध्यान दे, तो i वाले लाइन को बंद करो तो बचेगा कौन, 1 5 3 1। j वाला लाइन को बंद कर दो, क्या बचेगा, -3 7 5 1। k वाला लाइन को बंद कर दो, -3 7 1 3। यहाँ पे ध्यान दो, i 1 एकम 1, 5 कितना जाएगा 15, माइनस जे, यहाँ पे ध्यान दे, -3 को 1 तो -3, 7 बचे कितना जाएगा 35, -35, प्लस क्या हो जाएगा k, 3 दिएगा तो -9, 7 एकम 7 कितना जाएगा -7। जब सोल्यूशन करेंगे 15 में 1 जाएगा तो -14 क्या आएगा, i आएगा। 35 से 38 हो जाएगा तो -38 माइनस प्लस हो जाएगा तो 38 j हो जाएगा। -9 -7 -16 -16 माइनस तो -16 k हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा -14i + 38j - 16k। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, -14i 38j - 16k। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी नया दोस्त लोग को तैयारी हो सके और मेरे से कनेक्ट हो सके। प्लीज दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी नया नया वीडियो आप लोग को मिल सके। थैंक यू।